हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ नया पढ़ेंगे। इसका पहला जो लेक्चर था, जो पहले हमने स्टडी किया है, उसमें हमने स्टडी किया था कि अकाउंटिंग कितने टाइप का होता है। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, एक कॉस्ट अकाउंटिंग होता है और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। ये तीन टाइप के अकाउंट हमने थोड़ा डिटेल से उसमें देखा था कि ये तीन अकाउंटिंग का पार्ट है और तीनों अकाउंट कहीं ना कहीं उसकी जगह पे सही है, उसकी जगह पे वो काम कर रहे हैं। सेकेंड ईयर बीकॉम पर्टिकुलरली इन एमएस यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट आता है जो कंपलसरी सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग यदि समझना है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल अकाउंट में ऐसा क्या नहीं है जो कॉस्टिंग करेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग करेगा। इसलिए सबसे पहले हम समझेंगे लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यदि लिमिटेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पता चल जाएगी तो कॉस्ट अकाउंटिंग समझने के लिए इजी पड़ेगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग का रोल क्या रहेगा। यहाँ पे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशंस है वो कहीं ना कहीं एडवांटेजेस है कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो भी एडवांटेज है वो फाइनेंशियल अकाउंट की लिमिटेशन है। यदि आपको कोई बोले कि आपको फाइनेंशियल अकाउंट की लिमिटेशन लिखना है, तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन शेयर किया है, वो 10 पॉइंट आपको लिखना है। और यदि आपको कोई बोले कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की एडवांटेज लिखना है, तो आपको यही लिखना है, यही आपका एडवांटेज है। जो काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं कर सकता वो काम कॉस्ट अकाउंटिंग करेगा। हमने पहले लेक्चर में देखा था कि कॉस्टिंग हमारा एक नया सब्जेक्ट है, आपके लिए नया सब्जेक्ट है, वो काफ़ी क्रिएटिव सब्जेक्ट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ओनली हम रिकॉर्डिंग करते हैं। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसका हम अकाउंटिंग एंट्री करके छूट जाते हैं, उसमें कोई नया काम नहीं करना है। जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल यूज करके हम लोग खाली अकाउंटिंग एंट्री करेंगे इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको अपना दिमाग लगाना है, कॉस्ट मेजर करना है, प्रोडक्ट कॉस्ट मेजर करना है। तो ये सारे जो पार्ट है वो पार्ट कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग को ज़्यादा बढ़िया बना सकती है कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ मैंने स्क्रीन शेयर किया है, आप स्क्रीन देख रहे होंगे। पहले स्क्रीन में लिखा है मेजर लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये मेजर लिमिटेशंस है, कौन कौन सा लिमिटेशंस है पहले हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन में मैंने आपको ये बताया है, सप्लाई इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। ये जो फाइनेंशियल अकाउंट है और मैनेजमेंट को सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं इसका लिमिटेशन है। सेकेंड है कंट्रोलिंग कॉस्ट नॉट पॉसिबल। यदि हमको ये करना है कि कॉस्ट इसका कैसे कंट्रोल करें, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पॉसिबल नहीं है। तीसरा यहाँ पे लिखा है हिस्टोरिक एंड नेचर। ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेचर है वो हिस्टोरिक इन नेचर है। इसका मतलब ऐसे हुआ कि पहले हमको ये ट्रांजैक्शन होगा, फिर हम ये अपना रिकॉर्डिंग करेंगे। तीसरा है रिकॉर्डिंग एक्चुअल कॉस्ट, जो भी एक्चुअल कॉस्ट है वही रिकॉर्ड करेगा। पांचवा है डिफ़िकल्टी इन प्राइस फिक्सेशन। यदि फाइनेंशियल अकाउंट का बेस लेके आप ऐसा सोचो कि मुझे कोई प्राइस फिक्स करना है, तो आप प्राइस फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनेंस अकाउंटिंग पूरा ओवरऑल कंपनी का होता है, उसमें कोई प्रोडक्ट का रोल नहीं होता है। तो आप वहाँ से प्राइस फिक्स नहीं कर सकते किसी भी प्रोडक्ट का। छठे नंबर पे है टेक्निकल सब्जेक्ट। ये टेक्निकल पूरा सब्जेक्ट है। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेंगे वही उसी हिसाब से अपने को करना है। यहाँ पे फॉर्मेट फिक्स है, सब फिक्स है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग में अपने जैसे सोचे वैसे उसका फॉर्मेट बना के हम उसको समझ सकते हैं और आगे जा सकते हैं। सातवें नंबर है अनएनिमिटी अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो भी CA द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो भी इश्यू किया है उस हिसाब से ही काम करना है, उससे बाहर जाके काम नहीं करना है।
तो कहीं ना कहीं उसका लिमिटेशंस है। 8वें नंबर पे अपना आता है नॉट पॉसिबल टू इवेल्यूट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल इवेल्यूट करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सप्लाई क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, कितनी सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कॉस्ट अकाउंटिंग सप्लाई करता है, और या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में थोड़ा तकलीफ होता है कि इंफॉर्मेशन कैसे सप्लाई करें। मे बी मैनिपुलेटेड। यहाँ पे आगे हम डिटेल में देखेंगे 1 बाय 1 करके कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, जो भी लिमिटेशंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है वो सारी एडवांटेज कॉस्ट अकाउंटिंग की है। तो पहला हम देखेंगे, पहला लिमिटेशंस क्या है। देखो यहाँ पे मैंने स्क्रीन शेयर किया है, उसमें मैंने लिखा है सप्लाई इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल एक्टिविटी एज ए होल, नॉट इंडिविजुअल वाइज। दैट इज इट इज नॉट रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोडक्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज। अभी आप अपना माइंड पे थोड़ा जोर दो और सोचो कि जो भी अकाउंटिंग हम फर्स्ट ईयर में कर रहे थे, फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल अकाउंट हम पढ़ रहे थे, उसमें हमें 2 पार्टी का फाइनल अकाउंट किया था। इसमें एक प्रोप्राइटरशिप का था और एक पार्टनरशिप का था। अभी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो आप बना रहे थे, उसमें कहीं पे आपने देखा है कि हम प्रोडक्ट वाइज सेल्स लिखे कि आपका 5 करोड़ का सेल्स हुआ तो आपका 30 प्रोडक्ट है, और आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड 30 आपका 30 आइटम लिखे? नहीं, हम जो वहाँ सेल्स लिख रहे हैं वो पूरा का पूरा इंडस्ट्री एज ए होल लिख रहे हैं। इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन नहीं देता है, एक डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंस भी वो नहीं देता है। वहाँ पे हमने जो भी एक्सपेंस हम कर रहे थे और डायरेक्टली डेबिट कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कोई भी एक्सपेंस है हमारा, यदि वो एक्सपेंस हमारा ऑफिस एक्सपेंस है या वो एक्सपेंस एडवर्टाइज एक्सपेंस है, कोई भी एक्सपेंस है, और डिपार्टमेंट वाइज वहाँ बाइफरकेट हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पर्टिकुलर सीए इंस्टीट्यूट ने जो बोला है उसी हिसाब से अपने को अकाउंटिंग करना है। तो यहाँ पे मेजर लिमिटेशंस ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिलेटिंग टू प्रोडक्ट वाइज और रिलेटिंग टू डिपार्टमेंट वाइज नहीं है। इसलिए ये इसका पहला लिमिटेशंस है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। चलो आगे जाते हैं। सेकंड लिमिटेशंस क्या है? सेकंड लिमिटेशंस अपना जो है वो सेकंड लिमिटेशंस है कंट्रोलिंग कॉस्ट नॉट पॉसिबल। अभी कैसे पॉसिबल नहीं है वो मैं आपको बताऊं। पहले तो जो सेल्स लिख रहे हैं वो प्रोडक्ट वाइज नहीं है, जो भी एक्सपेंस हम कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट वाइज नहीं है। यदि आपके पास सेल्स ही नहीं है डिपार्टमेंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज, तो आप कॉस्ट कैसे कंट्रोल करेंगे? कॉस्टिंग में क्या होता है कि प्रोडक्ट वाइज उसका सेल्स होता है, प्रोडक्ट वाइज उसका कॉस्ट होता है, डिपार्टमेंट वाइज उसका एक्सपेंस होता है। जैसे पहले लेक्चर में मैंने बोला था कि कोई भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो उसमें पहले मटेरियल लगेगा, फिर लेबर लगेगा, फिर एक्सपेंस लगेगा। ये तीनों चीज़ यदि हम जोड़ते जाएंगे तो हमारा प्राइम कॉस्ट बनेगा। उसमें 3 ओवरहेड हम ऐड करेंगे। पहला ओवरहेड है फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोलते हैं या तो वेयरहाउस ओवरहेड बोलते हैं। उसमें हम ऐड करेंगे एडमिन और ऑफिस ओवरहेड, जो हमारा एडमिन का एक्सपेंसेस है वो ऐड करेंगे। तीसरा ओवरहेड हमारा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिसको हम मार्केटिंग ओवरहेड भी बोल सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ है जो वहाँ डिपार्टमेंट वाइज है, ये प्रोडक्ट वाइज हम लोग जज कर रहे हैं। तो वहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल करना इजी हो जाएगा कि मेरा प्रोडक्शन में लास्ट ईयर इतना खर्चा हुआ था ये प्रोडक्ट में, यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा बढ़ गया है तो मैं इसको कंट्रोल करूँ। मटेरियल में भी मेरा खर्चा थोड़ा बढ़ गया है तो इसको मैं कंट्रोल करूँ। ऐसे करके हमको पता चलेगा कि कहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल करना है। अभी यहाँ पे लिमिटेशन सेकंड मैंने बताया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो लिमिटेशंस हो मैंने यहाँ पे आपको बताई है कि कंट्रोलिंग कॉस्ट नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो तुरंत अपने को समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने पास जो डेटा है वो डेटा प्रोडक्ट वाइज नहीं है, अपने पास जो डेटा है वो डेटा डिपार्टमेंट वाइज नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा है इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंट्रोल ऑफ कॉस्ट इज नॉट पॉसिबल सिंस द कॉस्ट आर नोन एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और स्पेसिफाई पीरियड ऑफ टाइम whether the expense or cost has already been incurred। अब सबको पता है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कब बताते हैं, पूरा साल खत्म होने के बाद। तब तो अपना प्रोडक्ट बन गया होगा, वो प्रोडक्ट बिक गया होगा, सेल हो गया होगा, तो तब जाके क्या करेंगे जब हमारे पास डेटा आएगा और पता चलेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट बनने के बाद हम लोग कर रहे हैं, इसलिए इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी हम बोल रहे हैं। That is, nothing can be done control either the account of expense or the cost। इसका मतलब ऐसा हुआ कि कोई कंट्रोलेबल पार्ट नहीं है, क्योंकि एक साल के बाद यदि हम अकाउंटिंग करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कॉस्ट कंट्रोल भी करेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। इन अदर वर्ड, इफ इट इज इवन फाउंड दैट ए पर्टिकुलर कॉस्ट इज मोर, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल इट। मान लो कि अपने को पता चल ही गया कि ये जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, तो आप एक साल के बाद, 1.5 साल के बाद जब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तब कॉस्ट कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है आपके लिए। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशंस है। पहले लिमिटेशंस मैंने आपको बताई थी कि पहली लिमिटेशन है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, दूसरा लिमिटेशन है कि कंट्रोल कॉस्ट नहीं कर रहा है, कंट्रोलिंग कॉस्ट नॉट पॉसिबल इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी आगे जाते हैं और तीसरे नंबर पे आता है हिस्टोरिकल इन नेचर। हिस्टोरिकल इन नेचर का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो पर्टिकुलर पीरियड का कर रहे हैं। इसका मतलब है प्रेजेंट को यदि हम ध्यान में रखें तो ही हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्यूचर पीरियड को ध्यान में रखते हैं, इसलिए वो कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर सकते। हिस्टोरिकल इन नेचर यहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ता हूँ जरा आप देखो। सिंस द फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर पीरियड, ओके, इट इज रादर हिस्टोरिकल इन नेचर। हिस्टोरिकल इन नेचर इन शॉर्ट, present financial information relating to past period, not for future, although all financial decisions are taken on the basis of past financial data। इसका मतलब है तो जो कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग फ्यूचर को भी रिकॉर्ड करता है कि आज हमने एक प्रोडक्ट बनाने का सोचा और सोचने के बाद वो प्रोडक्ट यदि हम फैक्ट्री में बनाएंगे तो प्रोडक्ट में कितनी कॉस्ट लगेगी, उसमें कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा और ओवरहेड लगेगा। तो ये जो कॉस्ट है जो कॉस्टिंग में हम लोग कर रहे हैं वो अपना फ्यूचर कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि आने वाले समय में हमारा यह प्रोडक्ट कितने में बनेगा। अभी एक आप बात सोचो, हिस्टोरिकल इन नेचर का मतलब क्या है। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पहले सब कुछ हो जाता है, अपना प्रोडक्ट बन जाता है, उसका सेल हो जाता है, लेबर का पेमेंट हो जाता है, अकाउंट में एडमिन डिपार्टमेंट का भी पेमेंट हो जाता है। सब कुछ एक्सपेंस होने के बाद, सेल्स होने के बाद, स्टॉक सब होने के बाद उसका हम रिकॉर्डिंग करते हैं।
इसका मतलब ऐसा हुआ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन पास्ट ट्रांजेक्शन। हमने जो पास्ट ट्रांजेक्शन किया है उसके बेस पे हमको ये अकाउंटिंग करना है। तो पहले सब कुछ हो जाने के बाद हम जब अकाउंटिंग करेंगे तब वहाँ पे कोई चांसेस नहीं रहेगा, क्योंकि ये पूरा काम हो गया है, प्रोडक्ट बन गया है। कॉस्टिंग में हमारा ऐसा नहीं है। कॉस्टिंग में हम पहले सोचेंगे, पहले उसका कॉस्ट शीट बनाएंगे, देखेंगे कि इसमें क्या क्या लगेगा, मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, एक्सपेंस लगेगा और ओवरहेड कैसा होगा। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो हमको समझ में आ गया, इट इज़ टोटली हिस्टोरिकल इन नेचर। और अपना जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो डिपेंड है अपना फ्यूचर पे। तो ये तीसरा लिमिटेशंस है अपना। हम लोग आगे जाएंगे और देखेंगे कि चौथा लिमिटेशंस क्या है। चौथा लिमिटेशंस अपना जो है वो है रिकॉर्डिंग एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब होता है कि जो भी कॉस्ट हमने किया है वो हम रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग एक्चुअल कॉस्ट। अभी आप बोलेंगे सर कॉस्टिंग में भी हम एक्चुअल कॉस्ट ही रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं है। कॉस्टिंग में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी रिकॉर्ड करेंगे। अभी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग एक कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट बनाई और बेची, उसमें प्रॉफिट हुआ 2 रुपये का। दूसरा एक ऑर्डर हमारे पास दूसरी प्रोडक्ट का आता है और वो लोग बोल रहे हैं कि आप हमको ये प्रोडक्ट बना के दो। अभी हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम और भी प्रोडक्ट बना के दें। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट हमने स्टॉप करी, उसका जो मार्केट में हमने सेल होना था वो अभी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग दूसरा प्रोडक्ट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो वो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हमने स्टॉप की, जो अभी नहीं बनाएंगे, उसका जो प्रॉफिट का 2 रुपया है, जिसको हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और 2 रुपया कॉस्ट नए प्रोडक्ट में कॉस्टिंग में ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक कॉस्ट अपना वहाँ लग जाएगा। यहाँ से 2 रुपया मिलने वाला था जो नहीं मिला, वो 2 रुपया अभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो हम लोग बना रहे हैं, जो बना के देंगे, उसमें जोड़ देंगे। वो बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा कोई कॉस्ट मेजर नहीं होता। अभी आप देखो, कहीं पे आपने सुना है कि आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अकाउंटिंग एंट्री की है? नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। मैं यहाँ पे यहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। द फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द एक्चुअल कॉस्ट ओनली। यहाँ पे क्लियरली लिखा है द फाइनेंशियल cost record actual cost only. The historical cost of the assets का historical cost वो रिकॉर्ड करेगा। इसका मतलब ऐसा है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे के समझाता हूँ। अभी आपने एक मशीन खरीदा और मशीन का वैल्यू 10 लाख रुपए है। अभी आपने खरीद के वो कंपनी में डाल दिया और बैलेंस शीट में आपने उसका एंट्री कर दिया। तो बैलेंस शीट में फिक्स असेट्स में मशीन 10 लाख रुपए का आपने बता दिया। अभी मशीन चलने का चालू हुआ, 2 साल के बाद पता चला है मशीन तो खत्म हो गया, मशीन अभी चलने वाला है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीना चलेगा। मशीन की वैल्यू क्या है? तो अभी मार्केट में बेचने जाएंगे तो भंगार वाला आएगा, बोलेगा इसका 10,000 रुपये आएगा। बाहर उसका वैल्यूएशन 10,000 रुपये है, आपकी बैलेंस शीट में उसका वैल्यूएशन 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख रुपये है डेप्रिसिएशन बात करके। तो इसका मतलब है हम हिस्टोरिकल बेस पे असेट्स को चार्ज करते हैं। तो ये इसका लिमिटेशन है। द वैल्यू ऑफ असेट्स में भी चेंज, अभी मैंने बताया कि मार्केट में उसका वैल्यू शायद चेंज होगा, बट रिकॉर्ड ओनली द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट्स। जो भी हमने उसका खरीदी किया है, जो भी परचेज किया, उस हिसाब से मैंने उसका कॉस्ट दिखाया है बैलेंस शीट में। इन अदर वर्ड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड द प्राइस फ्लक्चुएशन। प्राइस फ्लक्चुएशन का मतलब होता है
कि एक्चुअल बुक्स में जो प्राइस है वो और बाहर मार्केट में जो प्राइस है वो चेंज होता है, जिसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन बोले तो चेंज। ये रिकॉर्ड नहीं करता है चेंज इन प्राइस लेवल एज ए रिजल्ट। इट डज नॉट प्रेजेंट करंट इंफॉर्मेशन। करेक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं कर सकता, ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है। तो रिकॉर्डिंग ओनली एक्चुअल कॉस्ट, ये इसका लिमिटेशन है। कॉस्टिंग में हम सारा फ्लक्चुएशन दिखा के, सब दिखा के उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। आगे जाते हैं और देखेंगे कि अगला हमारा लिमिटेशंस क्या है। अगला हमारा लिमिटेशंस है चौथे नंबर पे, रिकॉर्डिंग एक्चुअल कॉस्ट। द फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड एक्चुअल कॉस्ट ओनली। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द असेट्स, द वैल्यू ऑफ असेट्स may be changed, but record only cost of acquisition of the assets। तो ये हमारा है। अभी 5वें नंबर पे हमारा जो आता है वो डिफिकल्टी इन प्राइस फिक्सेशन। तो प्राइस फिक्सेशन में डिफिकल्टी होता है। अभी आप एक बात बोलो, कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट आप ले लो, उसमें उसके ऊपर से यदि आप जज कर लो कि कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस निकालना है तो आप निकाल सकते हो। तो आप तुरंत बोलेगा सर नहीं निकाल सकते, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उसका इंफॉर्मेशन ही नहीं है, प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन नहीं है। वहाँ पे सेल्स लिखा है तो डायरेक्टली हम सेल्स लिख देंगे, 2 करोड़ का सेल्स, 5 करोड़ का सेल्स, उसमें आइटम वाइज सेल्स नहीं है। इसलिए यदि सेल्स वहाँ पे होता नहीं है तो वहाँ पे प्राइस फिक्सेशन हम नहीं कर सकते। वहाँ पे प्रोडक्ट वाइज एक्सपेंस भी नहीं है। आप मुझे बोलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख के आप मुझे बोलो कि इसमें यदि 20 प्रकार का प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उसमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना कितना एक्सपेंस है, आप मुझे अलग करके दोगे? नहीं निकल सकता, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ए होल, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ए होल आप बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है डिफिकल्टी इन प्राइस फिक्सेशन। तो ये सबसे बड़ा डिफिकल्टी है, बिकॉज अपने पास प्रोडक्ट वाइज सेल्स नहीं है, प्रोडक्ट वाइज एक्सपेंस नहीं है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए ये पता चलता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लिमिटेशंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो यहाँ पे प्राइस फिक्स नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे थोड़ा मैंने फाइल शेयर किया है, उसमें लिखा है, क्या लिखा है थोड़ा हम देखते हैं। पहले लिखा है we know that the total cost of product can be obtained only when all expense relating to product has been incurred। इसका मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कॉस्ट हम कब निकाल सकते हैं? जब उसका पूरा एक्सपेंस हो गया होगा, उसका पूरा एक्सपेंस होने वाला है। That is why it not possible to ascertain price of product in advance for the purpose of estimated selling price। यदि आप कोई पार्टी बोलेंगी कि आप मुझे प्राइस निकाल के दो, कितने में पड़ेगा, तो आपको इसमें एडवांस में जो खर्चे होने वाले हैं वो जोड़ के, अपना प्रॉफिट जोड़ के आपको उसको प्राइस देना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो ये है ही नहीं, क्योंकि ये तो सब होने के बाद रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पे एज ए टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर। ऑल सच फैक्टर कैन नॉट बी सप्लाइड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये जो सारी चीज़ है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सप्लाई नहीं कर सकता, वो आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। ये सबसे बड़ा उसका लिमिटेशंस है, डिफ़िकल्टी इन प्राइस फिक्सेशन। अभी हम आगे जाएंगे 6ठे नंबर पे पॉइंट पे क्या है। तो 6ठे नंबर पे पॉइंट अपना जो है वो टेक्निकल सब्जेक्ट। ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंस द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टेक्निकल सब्जेक्ट it is not possible for a common man to understand।
अभी आप बोलेंगे सर कैसे टेक्निकल? तो यदि आप टाटा की बैलेंस शीट देखो या तो रिलायंस की बैलेंस शीट देखो, वो दोनों की बैलेंस शीट्स अपनी जगह पे सही है और दोनों की बैलेंस शीट का फॉर्मेट, उसका अकाउंटिंग का प्रिंसिपल दोनों सेम ही होंगे, क्योंकि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इश्यू किया है वो अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड बेस रख के अपने को बैलेंस शीट बनाना। तो ये जो बैलेंस शीट बनेगा वो टेक्निकल होगा, वो कोई आलतू फालतू आदमी उसको समझ नहीं पड़ेगी। अभी किसी को आप बोलो, कोई भी या साइंस का स्टूडेंट है या कोई दूसरा टर्म का स्टूडेंट है, उसको आप बोलो कि ये मेरा बैलेंस शीट है और ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसके ऊपर से मुझे 3-4 एनालिसिस करके तू मुझे दे, तो उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है कि कोई भी किसी को भी आप अपना कॉस्ट शीट दो और वो देखेगा कि ये प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, ऊपर लिखा है कि ये प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट है, उसमें कितना मटेरियल लगा, उसमें कितना लेबर लगा, उसमें कितना एक्सपेंस लगा, आपका प्राइम कॉस्ट क्या है, आपका ओवरहेड कितना है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हुआ एक प्रोडक्ट का, तो कोई भी आदमी उसको समझ सकता है। जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कोई आदमी ऐसे ही नहीं समझ सकता। यदि वो कॉमर्स का स्टूडेंट है, उसको बैलेंस शीट पढ़ना आता है, कम्प्लीटली वो बैलेंस शीट स्टडी कर सकता है, तो ही उसको समझ में आएगा कि बैलेंस शीट में क्या है। तो ये यहाँ पे लिखा है कि टेक्निकल सब्जेक्ट है पूरा का पूरा। सिंस द फाइनेंशियल अकाउंट इज टेक्निकल सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ कॉमन मैन टू अंडरस्टेન્ડ ઇટ। कॉमन मैन ने समझवा माटे એ બરાબર નથી, इसलिए without the proper knowledge of principle of the convention of the account, it is not possible to analyze the financial data for financial decision। यदि आपको चीज़ ही समझ में नहीं आएगी तो आप डिसीजन क्या लेंगे? नेचुरली it has got little value of person who is not conversant with the subject। मतलब यदि आप सब्जेक्ट में सही नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये इसका मेजर लिमिटेशंस है। आगे हम देखेंगे 7वें नंबर का जो इसका लिमिटेशंस है वो है अनएनिमिटी अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यहाँ पे लिखा है ऑल्दो there is international accounting standard committee, the accounts differ in their opinion on the applicable of accounting principle in the same matter। For example, some accountants refers to use FIFO method for valuing inventory, where other refers to FIFO to some other method, or some accounts refer to use straight line method of depreciation, but other refers to diminishing balance sheet method। मैं आपको एक सिंपल करके समझाता हूँ कि हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं, उसमें स्टॉक 31 मार्च को जब हमारा ईयर एंड होता है तब हमको स्टॉक रखना है कि हमारा स्टॉक का वैल्यूएशन क्या है। आपके पास फैक्ट्री में स्टॉक पड़ा ही है, अभी आपको नक्की करना है कि स्टॉक कितना अमाउंट से मुके जितना भी अमाउंट आप वहाँ डालेंगे उसका डायरेक्टली इफेक्ट आपका प्रॉफिट पे पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड स्टॉक होता है। यदि स्टॉक अमाउंट ज़्यादा हो गया तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, यदि स्टॉक अमाउंट कम हो गया तो प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। दूसरा, ये जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन है वो डिपार्टमेंट वाइज कंपनी टू कंपनी अलग है। कोई कंपनी ये फीफो मेथड से यूज़ करेंगे, कोई कंपनी लिफो मेथड से यूज़ करेंगे। तो ये थोड़ा लिमिटेशन है इसका कि अकाउंटिंग जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी है उन लोगों ने जो दिया है उसी हिसाब से अपने को करना है। दूसरा, डेप्रिसिएशन का जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो कोई कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करेगी, कोई कंपनी अपना रिटर्न डाउन वैल्यू यूज़ करेगी। तो ये जो है तो ये अपना लिमिटेशंस है।
कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। कॉस्टिंग में ऐसा नहीं है। कॉस्टिंग में प्रिंसिपल अपने को कोई यूज़ नहीं करना है। अपने को जैसा भी चाहे, जो भी चाहे वो अपने को यूज़ करना है। आगे जाते हैं, देखते हैं अगली लिमिटेशंस क्या है। नॉट पॉसिबल टू इवेल्यूट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यहाँ पे लिखा है वेदर द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज साउंड, करेक्ट और नॉट। हमने जो अकाउंटिंग की है वो सही है या गलत है। डेट कैन नॉट बी इवेल्यूटेड, वे आप इवेल्यूट नहीं कर सकते हैं सही है गलत है। डेट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन नॉट बी कंपेयर विथ बजटेड फिगर, क्योंकि बैलेंस शीट आपके पास एक ही है, उसका कोई आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि देखो ये बैलेंस शीट हमने बनाया था, अभी ये बनाया, अभी इसको कंपेयर करो कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो उसमें कितना चेंज आया। नहीं है ऐसा, क्योंकि एक ही बार बैलेंस शीट बनेगी और एक ही बार आप उसका जो भी है वो देखेंगे। इसका मतलब ऐसा है कि आप उसको बजटेड से कंपेयर नहीं कर सकते। कॉस्टिंग में आप बजटेड से कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज प्रोडक्ट बनने के पहले आपने एक कॉस्ट शीट बनाया है। प्रोडक्ट बनने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट बना वो मेरा बजटेड जो था उस हिसाब से बना या कम दाम में बना या ज़्यादा मुझे पैसा लगाना पड़ा। ये जो है वो पूरा बजटेड के साथ हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब नॉट पॉसिबल टू इवेल्यूट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को इवेल्यूट नहीं कर सकते बिकॉज इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। वेदर द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज साउंड करेक्ट और नॉट, अपने को पता नहीं है। डेट कैन बी नॉट इवेल्यूटेड, डेट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन नॉट बी कंपेयर विथ बजटेड फिगर, एज we can not do in case of standard costing, budgetary control। ये सब कॉस्टिंग के पार्ट है, कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इन अदर वर्ड द एक्चुअल रिजल्ट कैन नॉट बी कंपेयर विथ बजटेड, फाइनेंशियल में नहीं कर सकते। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रेजेंट ओनली द रिजल्ट ऑफ बिजनेस, ओनली बिजनेस का रिजल्ट वो शो करेगा। ध्रुव profit and financial position, that is the rate of profitability, but the profit may be affected by many of outside factors which are not recorded by financial accounting। आपका जो प्रॉफिट है और प्रॉफिट भी काफ़ी सारे आउटसाइड जो आउटसाइडर है उसको इफेक्ट करेगा, जो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड्स नहीं कर सकते। आगे जाएंगे देखेंगे कि कौन सा लिमिटेशंस है। सप्लाई quantitative information, financial accounting supply quantitative information only through absolute figure which do not present always required information, although they are not needful to the user, but relative financial information is more important and informative। अभी आप एक प्रोडक्ट का जो कोई भी कॉस्ट है, अपना बैलेंस शीट देखो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो, तो उसमें सेल्स लिखा है कि 5 करोड़ का सेल्स है। तो आपके पास 30 प्रोडक्ट है या 20 प्रोडक्ट है, उसमें 3-4 प्रोडक्ट ऐसी है जो लॉस है, तो वो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखेगी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खाली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिट में है और कौन सा प्रोडक्ट लॉस में है। तो ये इसका लिमिटेशन है, सप्लाई ओनली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। और सबसे आखिर में एक लिमिटेशन है, मे बी मैनिपुलेटेड, फाइनेंशियल अकाउंट में बी मैनिपुलेटेड, दैट इज इट मे बी प्रेजेंटेड एज पर डिजायर ऑफ द मैनेजमेंट। इसका मतलब ऐसा होता है, मैनिपुलेट करूँ मतलब छेड़छाड़ करना। ये 1 साल पूरा होने के बाद मैनेजमेंट यदि ऐसा सोचेंगे, यदि हमको स्टॉक 2 करोड़ का नहीं 2 करोड़ का नहीं रखना है, अभी हमको 1.5 करोड़ का ही रखना है, तो वो लोग रख सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये पूरा डिपेंड है मैनेजमेंट के वो किस हिसाब से अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो मैनिपुलेटेड का चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल
Profit sometimes may be reduced in order to evade tax and to avoid bonus to the employee. हम लोग कम प्रॉफिट दिखाते हैं। यदि हम कम प्रॉफिट दिखाएंगे तो टैक्स भी कम भरना पड़ेगा। यदि हम कम प्रॉफिट दिखाएंगे तो एम्प्लॉय को बोनस भी कम देना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे छेड़छाड़ हो सकती है, मगर कॉस्ट अकाउंटिंग में छेड़छाड़ का कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आपने पहले प्रोडक्ट बनाया, फिर प्रोडक्ट का कॉस्टिंग बनाया, फिर प्रोडक्ट बनाया और फिर पता चला कि उसका वेरिएशन क्या है, बस वही है, उसमें मैनिपुलेट नहीं करना है। On the contrary, more profit may be shown in order to raise fresh equity shares to pay more dividend. यदि हम ज़्यादा प्रॉफिट बताएंगे तो हम मार्केट में किसी के पास जा नहीं सकते कि आप हमें पैसा दो, तो शेयर्स इशू नहीं कर सकते। दूसरा, यदि ज़्यादा प्रॉफिट बताएंगे तो डिविडेंड भी ज़्यादा देना पड़ेगा शेयर्स पे, तो शेयर होल्डर को भी ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा डिविडेंड के रूप में। तो ये काफ़ी सारी चीज़ ऐसी है जो फाइनेंशियल अकाउंट की लिमिटेशंस है। तो आज हमने टोटल 10 लिमिटेशंस यहाँ पे देखी। मैं 1 बाय 1 फिर से एक बार आपको समझा दूँ क्या है। पहला तो है इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सप्लाई इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। दूसरा ये जो है वो हमारा है कंट्रोलिंग कॉस्ट नॉट पॉसिबल, हम लोग कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर सकते। हिस्टोरिकल इन नेचर, यहाँ पे जो भी हम असेट्स रिकॉर्ड करेंगे वो हिस्टोरिकल इन नेचर से करेंगे। रिकॉर्ड्स ओनली एक्चुअल कॉस्ट हम रिकॉर्ड्स करते हैं। 5वें नंबर पे है डिफ़िकल्टी इन प्राइस फिक्सेशन, हम लोग प्रोडक्ट का प्राइस फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बेस रख के नहीं कर सकते, वहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। टेक्निकल सब्जेक्ट है, किसी को समझ में आएगा, किसी को नहीं आएगा, ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है इसका। अनएमिनिटी अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये काफ़ी सारे डेप्रिसिएशन है, जो ऐसा कोई कंपनी उसको स्ट्रेट लाइन से वैल्यूएट करेगा, कोई WDV से करेगा, तो एनिमिटी एक है। कोई स्टॉक वैल्यूएशन कोई FIFO से करेगा, कोई LIFO से करेगा, तो ये भी एक एनिमिटी है। एनिमिटी बोले तो ये चेंजेस। नॉट पॉसिबल टू इवेल्यूट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम इवेल्यूट नहीं कर सकते क्योंकि इसका बजटेड नहीं है। अपने पास यदि बजटेड है तो उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं, यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कोई इवेल्यूट हम नहीं कर सकते। आगे जाएगा सप्लाई ओनली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है ओनली एज ए होल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमको देंगे, जो उसका लिमिटेशंस है। मे बी मैनिपुलेटेड, यदि आपको चोरी करना है टैक्स का, यदि आपको डिविडेंड नहीं देना है तो आप प्रॉफिट कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशंस है। तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये लिमिटेशन समझ में आ गया होगा। यदि आपको लिमिटेशन समझ में नहीं आया है तो आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं 9909895109, मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। कल एक नया टॉपिक लेके हम लोग मिलेंगे और डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।